कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा होती है। बहुत सारे लोग अभी अपने इन्हीं कर्मों के जरिए पहचाने जाते हैं। ऐसे ही एक थे महादेव जी, जो थे गांधी जी के सहायक, जिनके बारे में हमने पढ़ा है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की बुक स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड के अंतिम अध्याय शुक्र तारे के समान। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस अपने हिंदी के चैनल में। ठीक है, तो इस चैनल के जरिए आप पढ़ते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के सीबीएसई हिंदी के सिलेबस। तो आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं ये क्लास 9 के कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है। इनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी सभी बुक्स का, व्याकरण का और लेखन का कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इस बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी शुरू होती है गद्य खंड से और आज हम गद्य खंड के अंतिम अध्याय में यानी कि 5वें अध्याय में। ये अध्याय है शुक्र तारे के समान। ये अध्याय हमारे सामने प्रस्तुत किया है स्वामी आनंद जी ने, जिसके जरिए वो हमें महादेव देसाई जी के बारे में बता रहे हैं, जो थे तो गांधी जी के सहायक, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वो एक शुक्र तारे की तरह हमेशा चमकते रहे। तो यह अध्याय हमने पढ़ा हुआ है और आज हम इसके करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बात आती है कि आपके एग्जाम में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल रहे हैं गद्यांश आधारित। तो सबसे पहले हम करेंगे गद्यांश आधारित प्रश्न, तो जहां पर हम लेकर आए हैं आपके करीबन 4 गद्यांश और उन पर आधारित 5-5 प्रश्न। उसको करने के बाद हम करेंगे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। ठीक है, क्योंकि भाई पूरे चैप्टर के तो हम गद्यांश कर नहीं रहे हैं, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे जिनको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गद्यांश हमारे पास क्या आ रहा है? आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का स्वामी माना जाता है। ठीक है, किसका माना जाता है? चंद्र का। आप देखते हैं ना आकाश में एक तारा बहुत ज्यादा चमकता है, वही शुक्र तारा होता है। और शुक्र को चंद्र का भी स्वामी कहा जाता है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा उसके शुक्र तारे की प्रशंसा करते हैं। फिर भी नक्षत्र मंडल के कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय या बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक नहीं देख पाती। तो मतलब आप ये नहीं कि हमेशा चमकता रहे, या तो हम शाम के समय देख पाएंगे या हम अर्ली मॉर्निंग देख पाएंगे। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। तो यानी कि महादेव जी जो हैं, जब हमारा क्या कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, तो उषा काल का मतलब क्या होता है? दिन शुरू होने से पहले का। तो उस दौरान गांधी जी के साथ रहे, उनको बहुत सपोर्ट किया। इसी वजह से गांधी जी इतने बड़े आंदोलन को कर पाए और बहुत ही जल्दी वो इस दुनिया से चले गए, मगर उनके कर्म के कारण वो शुक्र तारे की तरह आज भी चमक रहे। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। कौन थे? गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल मतलब होता है सामान ढोलने वाला, कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बाबरजी और भिस्ती खर, पीर मतलब उनकी पीड़ा को हरने वाले, बाबरजी मतलब खाना बनाने वाले, भिश्ती यानी पानी पिलाने वाले, खर मतलब उनका हर एक काम कंप्लीट करने, खर मतलब नौकर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। तो एक तरीके से वो गांधी जी के हर कामों को सुचारू रूप से कर दिया करते थे। चलिए अब इस पर कुछ प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कूट आधारित प्रश्न दिया गया। आकाश के तारों में सबसे अनोखा तारा किसे कहा जाता है? शुक्र तारे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगल, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, तो क्या है? शुक्र है। तो नंबर 2 सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे खा, केवल 2 सही है, तो हम लगा देते हैं खा। सॉरी चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं। शुक्र तारे को किसका साथी माना जाता है? चंद्रमा का। ठीक है, किसका साथी मानते हैं? चंद्रमा का। नेक्स्ट आते हैं, शुक्र तारे की तरह अचानक कौन अस्त हो गए? महादेव देसाई, क्योंकि शुक्र तारा जैसे बहुत जल्दी चला जाता, ज्यादा समय तक नहीं रहता, तो महादेव देसाई भी गांधी जी के साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे। अस्त हो जाने का मतलब उनका देहावसान हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? महादेव देसाई।
महादेव देसाई का महात्मा गांधी के साथ क्या संबंध था? वे महात्मा गांधी के मंत्री थे। कौन थे? मंत्री। तो सही है, वे महात्मा गांधी जी के मंत्री थे। नंबर 2। अच्छा, अब आया आपके पास कथन और कारण। कथन पढ़ते हैं फिर कारण देखते हैं क्या है। पीर बाबरजी भिश्ती खर से क्या अभिप्राय है? मार्गदर्शन, खाना बनाने वाला, पानी भरने वाला और खच्चर। बिल्कुल सही है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो हम यहाँ लगाएंगे आपका नंबर 1, कथन ए और कारण आर दोनों सही। चलिए अब हम आ गए दूसरे गद्यांश में। यहाँ क्या दिया गया है? इसके अतिरिक्त महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। तो देखिए क्या है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र थे जो महात्मा गांधी की हर गतिविधि पर नजर रखते थे और उस पर टीका टिप्पणी किया करते थे, मतलब कहीं ना कहीं मीन में निकालना, सारी चीजें देना। तो महादेव देसाई जो हैं वो ऐसे अखबारों को जवाब दिया करते थे कि भाई गांधी जी ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो मतलब हर चीज का अपना एक रीजन होता है। अब चूंकि गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व थे तो उनके व्यक्तित्व में मीन मेक निकालने का काम भी बहुतों द्वारा किया जाता था। अब अखबार क्या करते थे, ये मीन मेक निकालने के बाद इसे पब्लिश कर देते थे। अब महादेव देसाई क्या करते थे, उनको रिटर्न में ये सारी चीजें देते थे कि अब आप इसको करिए कि भाई आपने गांधी जी की इन क्रियाकलापों पर अगर कोई टिप्पणी की है तो इसका रीजन ये है, अब आप इन रीजंस को जो है प्रकाशित कीजिए। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी को तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तित्व रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया। एमडी मतलब महादेव देसाई को। अब क्या था, जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं लोगों को टीका टिप्पणी करते थे, इवन ये बड़े बड़े समाचार पत्रों में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलम्स लिखा करते थे जिसको पढ़ के लोग प्रभावित होते थे। अंग्रेजों को किसी चीज का जवाब देना है, सरकारी पत्राचार करना है, तो उसको लिखने करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। और गांधी जी के जो विरोधी होते थे उनको भी जवाब देने का काम महादेव देसाई करते थे। इन्हीं सब कारणों से एमडी यानी कि महादेव देसाई जो हैं वो हर जगह बहुत ही ज्यादा ख्याति पा चुके थे। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। गद्यांश के अनुसार आंखों में तेल डालने से क्या आशय? आंखों को साफ करना, आंखों की ज्योति बढ़ाना, प्रत्येक चीज को गौर से देखना या नियम पूर्वक। तो आंखों में तेल डालना जो है एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है प्रत्येक चीज को बहुत गौर से देख। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर कौन नजर बनाए रखते थे? समाचार पत्र थे ना। तो यहाँ पर क्या था, जो प्रतिदिन की गतिविधि वो समाचार रखते थे और उन्हीं पर कौन टिप्पणी करता था? महादेव देसाई। तो सही क्या है? शंकरलाल बैकर, उमर सुबानी, महादेव देसाई या सोमलेखक। तो क्या है? महादेव देसाई। तीसरा सही, तो केवल तीसरा सही। तो यहाँ पर गांव में लगाएंगे। महादेव भाई के चरित्र की विशेषताएं क्या थी? पूरे गद्यांश में उन्हीं के बारे में बात करिए तो उनकी विशेषताएं क्या है? विनय विवेक युक्त चेतना होना, गांधी जी की चापलूसी करना नहीं, अन्य पत्रकारों को कुछ ना समझना, ऐसा भी नहीं था, विरोधियों के मुंह ना लगना। तो सही क्या था? विनय विवेक युक्त चेतना होना, यानी कि कहां पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें उन्हें बहुत अच्छे से आती थी और उसका जवाब भी वो बहुत अच्छे से देते थे। चलिए, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन ए है, महादेव भाई के तीव्र मतभेद और विरोधी प्रचार का क्या प्रभाव हुआ? ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजें करते थे, उसका प्रभाव क्या हुआ? समाचार पत्रों की दुनिया में सबका लाडला बना दिया। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कथन और कारण दोनों सही है, तो हम कहेंगे कथन ए और कारण आर दोनों सही। नेक्स्ट आते, आड़े हाथों लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खरी खोटी सुनाना, हाथों से दबाना, कुछ ना कहना, अपने काम से मतलब रखना। तो आड़े हाथों लेने का मतलब क्या है? खरी खोटी सुनाना। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे गद्यांश पे। क्या दिया गया है?
बड़े से बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। मतलब बड़े बड़े होते थे, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत ही देश विदेश से लोग आते थे, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लोग आते थे, फादर्स हैं जो क्रिएचर्स होते हैं आपके, मतलब क्रिएचर्स कह रही हूँ, मतलब क्रिएटर्स जो होते हैं वो सारे, वो सब आते थे उनसे, किससे, गांधी जी से मिलने के लिए। वे लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी से बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में, शॉर्ट हैंड एक विधि होती है लिखने की, उसके थ्रू लिखते थे। उसमें बड़े बड़े सेंटेंस को आप छोटा छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते थे। यानी कि उनकी लिखने की स्पीड इतनी अच्छी थी कि गांधी जी जिस स्पीड से बोलते थे वो पूरी स्पीड से पूरी बात लिखते थे, उसे शॉर्ट हैंड में नहीं लिखते थे। मुलाकात के लिए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचाते तो भले ही उनमें से कुछ भूले या खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव जी की डायरी में ना तो नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र की भी भूल। अब जो लोग शॉर्ट हैंड लेते थे, शॉर्ट लेने के बाद जाते थे और फिर उसे फुल उसमें वे में टाइप करते थे। अब टाइप करने के बाद उसे गांधी जी के पास भेजते थे कि भाई आप इसको ओके कर दीजिए। अब गांधी जी जो है उसको अक्सर महादेव जी को दे दिया करते थे, फिर उसमें महादेव जी मिस्टेक्स निकालते थे। लेकिन महादेव जी जो उस समय वहां बैठकर सारी चीजों को लिखा करते थे, उनके लिखाई में एक मिस्टेक नहीं होती थी, एक सिंगल मिस्टेक कोई नहीं निकाल सकता था, जबकि उन लोगों के लेख में ना जाने कितनी मिस्टेक्स निकल जाया करती थी। अब इस पर प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए क्या है, गांधी जी से मिलने आने वालों में कौन शामिल था? कौन शामिल थे? देश विदेशी राजपुरुष, देश विदेश के अग्रण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक। तो ये सभी आते थे। यानी कि कथन ए और कारणार्थ दोनों सही है, तुम यहाँ लगाएंगे लास्ट वाला, कथन ए और कारणार्थ दोनों सही। नेक्स्ट आते हैं, देश विदेश से आने वाले पत्रकार, राजनीतिज्ञ, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि शॉर्ट हैंड में क्या लिखा करते थे? गांधी जी जो कहा करते थे वही चीज है ना। गांधी जी के साथ होने वाली बातचीत, महादेव देसाई के गुण, भारत की समस्याएं, अंग्रेजी शासन की कमियां। तो वो क्या लिखते थे? गांधी जी के साथ होने वाली बातचीत को लिखा करते थे। जब गांधी जी लोगों से बातचीत करते थे तो महादेव देसाई क्या किया करते थे? उन्हें ध्यान से सुनते थे, उन्हें केवल देखते रहते थे, उनकी चर्चा को लिखा करते थे या अन्य जरूरी कार्य निपटा लिया करते थे। क्या होते थे? उनकी सारी चर्चा को पूरा डिटेल में लिखा करते थे। तो सही क्या, उनकी चर्चा को लिखा करते थे। मुलाकात में आए लोग अपनी मुकाम पर जाकर क्या किया करते थे? वो जो शॉर्ट हैंड में उन्होंने सारा टाइप किया लिखा था ना, उसे जाके वो लोग टाइप करते थे, है ना। सारी बातचीत को टाइप करते थे, टाइप पर करते थे, तो बात सही है, तो नंबर 1 लगाए। नेक्स्ट आते हैं, महादेव की डायरी या नोटबुक में किस प्रकार की गलतियां मिलती थी? ठीक है, देखते हैं। उनमें कुछ भूलें होती थी, उनमें कॉमा की गलती होती थी, उनमें शब्द संबंधी गलती होती थी, कोई गलती नहीं होती थी। तो क्या महादेव की नोटबुक में कोई गलती निकलती थी? कोई गलती नहीं निकलती थी। तो नंबर 4 वाला हमारा सही है, तो केवल 4 सही है। तो ये हम लास्ट वाले कॉलम में मार्क करते हैं। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है? महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथे थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। तो सिंपल क्या था कि महादेव जी और गांधी जी, इन दोनों के सारे क्रियाकलाप, सारे काम एक साथ हुआ करते थे। हम ये कहें कि गांधी जी के साथ से हम महादेव जी को अलग कर दें या महादेव जी के साथ से गांधी जी को अलग कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं था। उनको अलग नहीं किया जा सकता था। उनके सारे क्रियाकलाप, उनके सारे काम आपस में एक ही साथ बंधे थे। कामकाज की अनवरत व्यवस्थाओं के बीच कोई कल्पना भी ना कर सके, इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद है। वो पूरा दिन व्यस्त रहते थे। अब गांधी जी से मिलने कितने सारे लोग आते थे, गांधी जी का सारा काम करना, लेकिन उसके बावजूद
वो डायरी जरूर लिखते थे। डायरी लिखना यानी कि पूरे दिन का क्रियाकलाप वो एक डायरी में जरूर नोट किया करते थे, और वो आज भी पढ़ी जा सकती है महादेव देसाई जी की डायरी। प्रथम श्रेणी की शिष्ट, संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। अब कहने का मतलब क्या है, लेखन करते समय जिस तरह की वो शब्दावली इस्तेमाल करते थे, उनकी जो लिखावट थी यानी कि उनकी जो हैंडराइटिंग थी बेमिसाल, इतनी अच्छी, तो ये उनको भगवान से वरदान स्वरूप मिला हुआ था। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। यानी कि जब से वो गांधी जी के पास आए तब से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम करना एक तरीके से ना के बराबर कर दिया, क्योंकि उन्हें इतना समय नहीं मिलता था। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पर अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया। गांधी जी की एक क्या कहते हैं आत्मकथा उन्होंने लिखी, जिसे उन्होंने सत्य के प्रयोग नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता था। तो उसे जो है यंग इंडिया, उसमें हर मूल दर मतलब एक सीरीज के रूप में छापा जाता था, पर डे वो छपती थी। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, गांधी जी से अलग करके महादेव के जीवन की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? ऑप्शन आइए, वे गांधी जी के साथ एक रूप हो गए थे इसलिए, वे गांधी जी के साथ रहते थे इसलिए, वे गांधी जी के लिए ही जीवित थे इसलिए, वे गांधी जी के लिए अविश्वसनीय थे। तो सही क्या है, वे गांधी जी के साथ ही रहते थे, हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा, केवल दूसरा सही है, तो यहाँ पर हम ये गा ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दिन भर कामकाज की व्यवस्थाओं के बीच क्या कल्पना नहीं की जा सकती है कि वो डायरी लिखने का भी समय उनको मिलता है ना, समय के सभी कार्य पूर्ण करने की, दिन प्रतिदिन की डायरी लिखने की या स्वयं के लिए समय निकालने की। तो वो क्या थी, दिन प्रतिदिन की डायरी लिखने की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार महादेव देसाई को किस प्रकार की ईश्वरीय देन मिली थी? अपनी बात को स्पष्ट करने की, शिष्टाचार करने की, शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी शैली की। तो सही है, यानी कि तीसरा आपका एकदम सही। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण आधारित प्रश्न। क्या दिया गया है, साहित्यिक गतिविधियों के लिए महादेव को समय क्यों नहीं मिला? आंदोलनों और समाचारों पत्रों की चर्चाओं में व्यस्त होने के कारण। बिल्कुल सही है, इसीलिए वो जो है साहित्यिक गतिविधियां नहीं कर पाते थे। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? महादेव देसाई जी के द्वारा किया गया। तो सही क्या है, महादेव द्वारा। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, गद्यांश आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब हम किस पे आ गए हैं, अब हम पूरे पाठ पे आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है। शुक्र तारे के समान पाठ के आधार पर बताइए कि महादेव देसाई की खास बात क्या थी। चलिए देखते हैं। बहुत अधिक वाचाल होना, नहीं। काम को काम ना समझना, नहीं। 4 घंटे के काम को 1 घंटे में निपटाना, बिल्कुल सही है। चैप्टर पढ़ा है तो आपको तुरंत ही पता होना चाहिए कि उनकी क्या विशेषता थी। काम आरंभ करने से पहले उनकी चिंता करना, तो सही क्या है, 4 घंटे के काम को 1 घंटे में निपटाना, ये इनकी विशेषता थी। महादेव जी के व्यवहार को किसके समान कहा गया है? शुक्र तारे के समान कहा गया है। किसके समान कहा गया है? शुक्र तारे के समान कहा गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कथन है, गांधी जी के प्रति विश्वसनीयता किस तथ्य से झलकती है? कौन सा ऐसा तथ्य जिससे कि वो पूरी तरीके से गांधी जी के प्रति विश्वसनीय थे? उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस बताया था। बिल्कुल सही, गांधी जी उन पर इस हद तक विश्वास रखते कि मैं नहीं रहा तो मेरे बाद मेरी ये सारी कार्यविधि महादेव जी निपटाएंगे। तो बिल्कुल सही है, कथन ए और कारण आर दोनों सही। नेक्स्ट आते हैं, महादेव भाई ने संपूर्ण राष्ट्र की यात्राएं किस वर्ष में की? सन 1919 में, सन 1922 में, सन 1929 में या सन 1930 में? तो सही क्या है, सन 1929 में, यानी कि 1929 में इन्होंने पूरे राष्ट्र की यात्राएं की थी। नेक्स्ट आते हैं,
वर्ष 1919 में किस घटना ने पंजाब में हाहाकार मचा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद है ना 1919 में हुआ था। यस, तो सही क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे पंजाब में हाहाकार मचाया था। विद्यार्थी काल में महादेव जी ने कहाँ नौकरी की थी? जब वो स्टूडेंट थे तब की बात अगर करें, समाचार पत्र में, वकील के पास में, गांधी जी के आश्रम में, या सरकार के अनुवाद विभाग में? यानी कि सरकार, गवर्नमेंट, अब उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? अंग्रेजों की थी। वो सारा कामकाज इंग्लिश में किया करते थे। महादेव जी उन्हें हिंदी में अनुवादित किया करते थे, या हिंदी में कोई कागज आ जाए तो उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया करते थे। तो एक तरह ट्रांसलेटर, अनुवाद विभाग में काम किया करते थे। तो सही क्या है? सरकार के अनुवाद विभाग। क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक का क्या नाम था? डलहौजी, हार्नीमैन, रॉबर्ट किंग, या महादेव? तो कौन थे क्रॉनिकल के निडर? वो थे महादेव देसाई। किसकी मृत्यु का घाव गांधी जी के दिल पर हमेशा बना रहा? वो थे महादेव देसाई। सही क्या था? महादेव भाई की मृत्यु का घाव, क्योंकि वो इनके पूरे तरीके से एक भाग थे। उनके चले जाने का गांधी जी को बहुत धक्का लगा था। महादेव भाई को प्रतिदिन 11 मील पैदल क्यों चलना पड़ता था? क्या रीजन था? ऑप्शन देखिए, सेवाग्राम जाने के लिए, भाषण देने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, इलाज करवाने के लिए। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? सेवाग्राम जाने के लिए, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं? सही है आपका का, सेवाग्राम जाने। नेक्स्ट आते हैं, लेखक ने महादेव भाई की तुलना कहाँ के मैदानों से की है? बिहार व उत्तर प्रदेश के मैदानों से, पंजाब के मैदानों से, उत्तरी भारत के मैदानों से, या राजस्थान के मैदानों से? तो यहां पर उन्होंने तुलना करी है बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों से। तो ये रहा हमारा शुक्र तारे के समान, जो कि हमारे गद्य खंड का अंतिम अध्याय था। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा काव्य खंड, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। लेकिन आप उससे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, जहां पर मैंने उसको डिटेल में समझाया है। तो क्वेश्चन आंसर्स आपको जल्दी जल्दी फटाफट आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने काव्य खंड के पहले अध्याय रैदास जी के पद के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सभी वीडियोस के लिंक इजीली अवेलेबल हैं। कोई अपडेट है तो आपको वहीं पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमसे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां से आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे दोबारा अपने नए अध्याय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।